हेलो एवरीवन। आज हम इस पॉडकास्ट सब टाइप और ओरल डिस्कशन में बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। जब कभी भी हमारे जहन में इस पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन का कंसेप्ट आता है या फिर इसके इवोल्यूशन का कंसेप्ट आता है कि पहले बना कैसे और फिर इस स्टेज तक जहाँ पर एक यूनिवर्सलिस्टिक हार्मोनी देखने को मिलती, यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो सबसे पहले जहन में इमेज बनती है बिग बैंग थ्योरी की। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे, लेकिन इस थ्योरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका दिया है एडविन हबल ने। एक रेड शिफ्ट नाम के फिनोमेनन को इन्होंने डिस्क्राइब किया, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब है क्या कि दरअसल ये थ्योरी है, नॉट हाइपोथेसिस। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब है कि वो चीज बता देना जो लॉजिकली आपको ठीक लगे लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। लॉजिकली तो ठीक है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन जब इसी चीज का प्रूफ दे देते हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, थ्योरेटिकल प्रूफ हो, कुछ भी हो, तब जाके एक थ्योरी कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये थ्योरी इसलिए क्योंकि इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं। तो बात करते हैं जरा बिग बैंग थ्योरी की। तो बात है लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत लगभग 13.8 अरब साल पुरानी, जब पूरा का पूरा यूनिवर्स, जितनी भी इसमें सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, इन सब का मास एक बिल्कुल छोटे से एक माइन्यूट पॉइंट में कंसंट्रेटेड था। सारा का सारा मास इस पॉइंट में था। इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी दिया जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है और पूरे यूनिवर्स का मास इस एक पॉइंट में समाया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो सकती है। और साथ ही साथ अगर मास बहुत ज्यादा यहां पर कंप्रेस किया जा चुका है और एक ही पॉइंट में है, तो कंप्रेशन की वजह से यहां पे हीट भी बहुत ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब इसका टेम्परेचर भी इन्फिनिटी कहा जाता है। और साथ ही साथ जब इसमें मास बहुत बहुत ज्यादा है, तो हमें पता है कि मास की वजह से एक नेचुरल फोर्स होती है जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, वो ग्रेविटी भी बहुत इंटेंस होती है। तो तीन चीजें हमें इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में डिफाइन करने के लिए दी जाती हैं। वन इज द इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड द इंटेंस ग्रेविटी। अब होता क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में ड्यू टू नो काज, जिस काज का हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा बैंग होता है, बिग बैंग जिसको कहा जाता है। बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, बैंग का मतलब होता है धमाका। अब इसका रीजन साइंटिफिकली नहीं बताया जा सकता कि ये क्यों हुआ, इसका काज क्या था। फिलोसफिकली इसके बहुत सारे रीजंस हैं, साइंटिफिकली रीजन इसका बताया नहीं गया है। बैंग का मतलब इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से इसमें जितना भी कंसंट्रेटेड मास था वो हर एक डायरेक्शन में फैलने लगा, अपने आप को उसने हर एक डायरेक्शन में फैलाया। अब देखिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का जो ये पॉइंट था जहां बिग बैंग हुआ, इस धमाके को बोलते हैं टाइम जीरो। मतलब अभी टाइम का कंसेप्ट कोई नहीं था, इससे पहले हम टाइम का कंसेप्ट नहीं लेते। यहां से जीरो टाइम स्टार्ट होता है और वहां से आगे के लिए टाइम स्टार्ट होता है फिर, और आज जहां तक हम पहुंचे, दिस इज द टाइम जहां पर हम 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद पहुंचे। मतलब वो टाइम जीरो है, उससे पहले हम टाइम नहीं लेते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। तो हुआ क्या कि उस एक्सप्लोजन की वजह से जो उसका मास था वो हर जगह फैलने लगा। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हो तो उसका साइज इंक्रीज होता है, उसको हम इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून बोलते हैं। सिमिलरली जब पूरे कॉस्मोस का इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, स्टेप को कॉस्मिक इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, जिसका जो असर है वो आज तक दिखाई देता है। आज भी यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, इसकी एजेस का है, वी आर नॉट एविडेंट अबाउट दोज एजेस, हम उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन फिलहकीकत हमें ये पता है कि ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है उस एक बैंग की वजह से। उसके बाद जरा बात करते हैं कि हुआ क्या, इवेंट्स क्या हुए। देखिए, जैसे हमें पता है कि जब मैटर फैला, मैटर के फैलने की वजह से इस मैटर को बहुत सारी स्पेस मिली। तो जो ये बहुत ज्यादा हॉट था, इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी थी, स्पेस मिलने की वजह से इसने अपनी हीट एनर्जी को लूज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, इसमें कूलिंग होना स्टार्ट हुई। साथ ही साथ जो हीट एनर्जी यहां से निकली, अब एनर्जी चूंकि बहुत ज्यादा थी और हमें पता है कि आइंस्टाइन का रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड वाइस वर्सा। तो ये जो एनर्जी यहां से निकली इसको मास में कन्वर्ट किया जाने लगा इसी रिलेशन के तहत। जब ये एनर्जी मास में कन्वर्ट होने लगी तो सबसे पहले सब एटॉमिक या सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए। तीन पार्टिकल्स जो बने थे, एक थे इलेक्ट्रॉन्स, एक थे क्वार्क्स और तीसरे थे फोटॉन्स। क्योंकि एनर्जी तो हमें पता है कि ये डिस्क्रीट क्वांटा की स्टेट में निकलती है जिसको हम फोटॉन बोलते हैं, ये भी आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था।
तो यहां से तीन चीजें निकली। अब जो पूरा यूनिवर्स इसको कहा जाता है, इट इज द हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स एट दैट टाइम। जैसे एक सूप होता है और इसमें टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा है, ये एक हॉट सूप की तरह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स हर जगह फैले, एटम्स अभी नहीं बने हैं। तो जो फोटॉन यहां से निकला था, क्या उस फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स के बीच में से गुजर सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको अलो नहीं करेंगे अपने आप में से गुजरने के लिए, जिसकी वजह से एट दैट टाइम यूनिवर्स ओपेक था, मतलब इसमें से कोई लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती थी। तो हम कहते हैं कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे हॉट सूप स्टेजेस टाइम पे यूनिवर्स ओपेक था। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स और आगे बढ़ते गए, यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ता गया, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, कूलिंग और होती गई, टेम्परेचर और गिरता गया। तो जब टेम्परेचर और गिरता हुआ लगभग 10⁻13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहां पर जो क्वार्क्स थे, इन्होंने अपने आप को असेंबल करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जन्म दिया। ये टेम्परेचर था उस टाइम पे 10⁻13 डिग्री का। जब और एक्सपेंशन हुई और कूलिंग हुई और टेम्परेचर डाउन हुआ, और लगभग 3 लाख साल के बाद, ये इवेंट में डिस्क्राइब कर रहा हूं 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, और उसके भी लगभग 3 लाख साल के बाद हमारे पास टेम्परेचर जो है लगभग 4500 केल्विन तक पहुंच चुका था। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलकर इन्होंने बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्स को बनाया, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। इजी कंसेप्ट है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के बनने की वजह से, अब चूंकि ये गैसेस हैं, तो लार्ज गैसेस क्लॉड्स बनना शुरू हो गए, जिनको हम जाइंट क्लॉड्स ऑफ गैसेस बोलते हैं। अब यहां पर एटम बन चुका है, जो फोटॉन होगा एनर्जी का, वो इन गैसेस या एटम्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, इनके इंटर एटॉमिक स्पेसेस के थ्रू। तो अब इस स्टेज पर जो यूनिवर्स था, दैट इज ट्रांसपेरेंट, वो अब ट्रांसपेरेंट हो चुका। अब यहां से लाइट जो है वो आ सकती है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहां से आगे के इवेंट्स को समझने के लिए, कि जब ये गैसियस क्लॉड्स बन गए, जब प्राइमरी एलिमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आ गया, हाइड्रोजन बन गया, हीलियम बन गया, इसके आगे हमारे पास स्टार्स कैसे बने, उसको समझने के लिए एक लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार समझना पड़ेगा। और इसके समझने के साथ साथ हम एविडेंसेस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी भी समझ जाएंगे। एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग थ्योरी की, इसको क्या, बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कौन से एविडेंसेस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास 3 एविडेंसेस हैं बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। द फर्स्ट वन इज रेड शिफ्ट, द सेकंड वन इज कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, एंड द थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल वेव। तीनों को हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो बिग बैंग की जो एविडेंसेस है वो क्या क्या है। सबसे पहले जरा रेड शिफ्ट की बात करते हैं कि रेड शिफ्ट क्या होता है। देखिए, आप विबग्योर से तो जानते हो, विबग्योर किसको बोलते हैं, दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, जहां पे हमारे पास अगर हम वायलेट से रेड की तरफ जाएं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। अब समझ लीजिए मेरे पास एक बैलून है, इस बैलून को जब मैं हवा चढ़ा रहा हूं तो ये अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है। मार्कर से इस बैलून पे 2 पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए, समझ लीजिए वो इतने फासले पर है। जब मैं इस पे हवा चढ़ाऊंगा तो बैलून का साइज इंक्रीज होगा। आफ्टर बैलून इन्फ्लेट्स, जब ये इन्फ्लेट करेगा तो ये जो 2 पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, इसके साइज के बढ़ने की वजह से 2 पॉइंट्स भी आपस में दूर जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब इन्फ्लेशन की वजह से इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है आज भी, तो उसके हिसाब से 2 गैलेक्सीज, 2 प्लैनेट्स, हर किसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में इंक्रीज करना चाहिए कंसिडरेबली, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी वैसे वैसे तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। इसी चीज को एक्सप्लेन किया एडविन हबल ने। वो अपने टेलीस्कोप को लेकर बैठे और उन्होंने एक गैलेक्सी से आती हुई लाइट को परस्यू किया। जब उन्होंने उस गैलेक्सी से आती हुई लाइट को परस्यू किया तो एट दैट टाइम जो वेवलेंथ थी वो ब्लू कलर की थी। लेकिन एग्जैक्टली उसी गैलेक्सी की वेवलेंथ जब उन्होंने 6 महीने बाद चेक की तो वही 6 महीने बाद जो है रेड कलर की वेवलेंथ आ रही थी। इसका मतलब ब्लू से रेड शिफ्टिंग हुई। ब्लू से रेड शिफ्टिंग का मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, विबग्योर के अकॉर्डिंग वेवलेंथ बढ़ रही है, और जो वेवलेंथ बढ़ेगी मतलब एनर्जी कम हो रही है। अब एनर्जी कम होने का मतलब एक ही चीज हो सकती है, इसको एक्सप्लेन सिर्फ एक चीज कर सकती है, जब आपके बीच किसी वेव का जो डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो उस लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो अपनी पाथ में एनर्जी को डेसिपेट करती जाती है। जब वो एनर्जी को लूज करेगी तो उस वेव की वेवलेंथ जो है बढ़ती जाएगी और वो कंसिडरेबली ब्लू से रेड रीजन में पहुंच जाएगी।
तो यहां से एडविन हबल ने रेड शिफ्ट, क्योंकि ब्लू से रेड की तरफ शिफ्टिंग हुई वेवलेंथ की, इस फिनोमेनन को रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो यहां से इसने ये प्रूफ दिया कि यहां पर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरे हमारा पास जो इसका प्रूफ आता है दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन? देखिए हमें यह चीज तो पता है कि हमारे पास जिस टाइम पे बिग बैंग हुआ था दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी निकली थी। उस टाइम पे जो एनर्जी निकली, समझ लीजिए एक फोटान, ये बहुत जरा कंसेप्चुअल पॉइंट, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। उस टाइम पे कोई एक फोटान निकला, उसकी एनर्जी इनक्रेडिबली हाई थी, बहुत ज्यादा हाई थी, तो वो बहुत फास्ट चलता होगा, जाहिर सी बात है। और तब से लेकर आज तक जितने भी इवेंट्स बने हुए, अब समझ लीजिए कि उस पॉइंट का कोई फोटान तब से ट्रैवल कर रहा है अर्थ की तरह, क्योंकि फोटान्स तो हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं पूरे स्पेस में। समझ लीजिए कि कोई फोटान वहां से यहां की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब होगा क्या कि हमारे पास अगर हमने किसी तरीके से उस फोटान को परस्यू कर लिया, किसी तरीके से उस फोटान को पकड़ लिया, तो उस फोटान की स्टडी से हम उन 13.8 बिलियन ईयर्स के एगो के इवेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है। अब उस फोटान को परस्यू करने के लिए बहुत बड़े और स्टैंडर्ड टेलीस्कोप्स चाहिए, जिन टेलीस्कोप्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है, और वहां पे वो हर जगह से स्पेस से आने वाली रैंडम रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं वो टेलीस्कोप्स। इन्हीं रैंडम रेडिएशंस में इन टेलीस्कोप को वैसा एक फोटान भी मिल गया जो कि बिग बैंग के टाइम पर बना था, बिग बैंग के टाइम पर निकला था। अब देखिए जिस टाइम बिग बैंग हुआ तो उस टाइम तो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो वो फोटान जो था उसकी इनक्रेडिबली लार्ज एनर्जी थी, लेकिन तब से लेकर वो आज तक ट्रेवल करता रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच में उसने एनर्जी तो लूज की होगी ना। तो हम उस फोटान को अपनी आंख से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले इसमें गामा रेज आती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, उसके बाद चलते चलते फिर कहीं विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, उसके बाद यूवी रेज आती है, उसके बाद कहीं पे माइक्रोवेव्स आती है, और उसके बाद रेडियो वेव्स आती हैं। तो हमने देखा कि विजिबल के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं। तो इस फोटान की जो उस टाइम पे निकला था, इसने इतनी एनर्जी लूज कर दी है कि इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं बल्कि माइक्रोवेव के स्पेक्ट्रम में चला गया है, माइक्रोवेव की कैटेगरी में आ गया है। लिहाजा हम इसको अपनी आंख से परसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही के रेंज को परसेप्ट कर सकती है। क्योंकि ये उस टाइम से अभी तक चल रहा है, तो इसलिए इसने बहुत सारी एनर्जी लूज की और ये अभी माइक्रोवेव की कैटेगरी में चला गया। तो उन टेलीस्कोप्स ने कुछ माइक्रोवेव्स को जो रैंडमली यूनिवर्स से आ रही थी उनको कैप्चर किया, और पता चला कि ये माइक्रोवेव्स इनका ओरिजिन तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो था, जो कि एग्जैक्टली डेट अकाउंट करती है बिग बैंग के लिए। तो इन माइक्रोवेव्स की स्टडी करके हमें पता चला कि ये बिग बैंग से ही ओरिजिन है इनका। तो ये एक प्रूफ निकला यहां से कि ये माइक्रोवेव्स अगर बनी है तो बिग बैंग भी हुआ है। अब हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए अगर सूर्य, हम यहां जमीन पर हैं और सूरज से हम तक रोशनी आ रही है, उस रोशनी को भी पहुंचने के लिए यहां पे 8 मिनट लग रहे हैं कम से कम। तो ये 8 मिनट, अब हमारे पास वहां से जो फोटान निकला था 8 मिनट पहले, हमारी आंख पे वो 8 मिनट बाद पहुंच रहा है, लेकिन वो फोटान जो है सूरज से 8 मिनट पहले निकला है, तो वो हमें 8 मिनट पहले की चीज बता रहा है, ना कि 8 मिनट जो प्रेजेंट में चल रहा है। जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन जो वो फोटॉन जो 13.8 बिलियन पहले निकल रहा था, वो आज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो 13.8 बिलियन एगो ईयर्स की इंफॉर्मेशन देगा जो हमारी इंफॉर्मेशन के डाटा में आ चुका है। इसलिए हम इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव की कैटेगरी में और बैकग्राउंड रेडिएशन है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। इसको और समझने के लिए आप इसका और थ्योरेटिकल जायजा लीजिए, फिर आपको इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए फिजिक्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जाहिर सी बात है। अब जरा तीसरी चीज पे चलते हैं, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एवर। ये पार्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स का। देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 के करीब, जब उन्होंने अपनी द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि पूरा स्पेस जो है, पूरा स्पेस और पूरा टाइम, ये एक स्पेस फैब्रिक की फॉर्म में, जैसे एक कपड़ा होता है उसकी शेप में है। अब ये तो मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत समझिए कि उसके क्या कहने का मतलब था। उसने कहा था कि स्पेस फैब्रिक में जितनी कोई हैवी चीज होगी वो इसमें उतना ही लार्जर कर्वेचर बनाएगा, ये लार्जर कर्वेचर बनाएगा।
और जब इसमें कोई हाई एनर्जेटिक प्रोसेस होगा, अब वो क्या होंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से इस फैब्रिक में रिपल्स बनना स्टार्ट होंगी। जिस तरह से आप पानी में पत्थर डालते हो तो उसमें ऐसे ऐसे लहरें बनती हैं, रिपल्स बनती हैं। सिमिलरली जब स्पेस फैब्रिक में रिपल्स बनती हैं, इस स्पेस फैब्रिक की रिपल्स को आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव नाम दिया था। अब हालांकि उसने तो ये थ्योरेटिकली चीजें बता दी थी, लेकिन एग्जैक्टली 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स को मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया, जिसकी वजह से उन फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स का 2016 में। तो देखिए कि जिस बंदे ने 100 साल पहले इन चीजों को प्रेडिक्ट कर दिया था, उसका दिमाग क्या हो सकता है, उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या हो सकता है। अब है क्या ये ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट, और इससे हमें बिग बैंग से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब हम जानेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार को समझना जरूरी है कि स्टार का लाइफ साइकिल क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरूर सुनिएगा। इसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट, चाहे जो प्रोटोस्टार है, फिर स्टार है, फिर न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, व्हाइट ड्वार्फ क्या है और ब्लैक होल क्या है, सब बताऊंगा। अब समझिए, मेरे पास जो जब हमारे पास बिग बैंग हुआ था तो मैंने देखा कि गैसेस बन चुकी थी, बहुत सारी गैसेस, हीलियम एंड ये हाइड्रोजन बन चुके थे, और वो इन द फॉर्म ऑफ जाइंट क्लॉड्स थे। अब हुआ क्या कि ये जो एटम्स थे, इन दोनों के बीच में फोर्सेस लगना स्टार्ट हुई, फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटी लगना स्टार्ट हुई, क्योंकि इनमें मास तो है तो ग्रेविटी लगेगी इनमें। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितनी भी गैसेस थी ये आपस में नजदीक आने लगी, इसको बोलते हैं कोएल्स करना, ये आपस में कोएल्स करने लगी। इनके कोएल्सिंग की वजह से राउंड बॉडीज जैसी बनना स्टार्ट हुई, जो राउंड स्ट्रक्चर्स थे। वाई राउंड? राउंड इसलिए क्योंकि हमारे पास राउंड फिगर या राउंड सरफेस में सरफेस टेंशन मिनिमम होती है, इसलिए हमेशा चीजें नेचर में प्रेफर करती हैं कि वो राउंड शेप को एज्यूम करें। जिस तरह एक ड्रॉप जो है जब टैप से निकलता है तो वो राउंड शेप इख्तियार करता है, सिमिलरली ये गैसेस जब आपस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नजदीक आई तो इन्होंने राउंड शेप बनाना शुरू की, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन सबसे कम थी। जब इन्होंने राउंड शेप बनाना शुरू की और आपस में नजदीक में अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन नाइस टाइम पे कोई न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि स्टार की जो पूरी एनर्जी है वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन से ही होती है। अब स्टार होता क्या? स्टार हम बोलते हैं कि जो अपनी लाइट खुद जनरेट कर सकता है। अब ये लाइट जनरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक उतनी ऑप्टिमम हीट इसको नहीं मिली है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के इवेंट को स्टार्ट कर दे। लिहाजा ऐसे स्टेट को जहां पर एक जाइंट राउंड गैस का क्लाउड है, अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई तो कोई हीट भी नहीं है, स्टेज को हम बोलते हैं, स्टेज को हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार का मतलब जो स्टार है उसकी एक अर्ली स्टेज है, ये उसकी एक बहुत अर्ली स्टेज है। अब होता क्या है कि इसमें ना लाइट है, ना हीट है, ना कुछ और है। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स गैसेस के, हाइड्रोजन के पार्टिकल और नजदीक आना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इन पर, और नजदीक आने की वजह से स्पेस कम होगी तो इनके बीच में कोलिजन्स बढ़ती जाती हैं। कोलिजन्स के बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो एक जेन्युइन सी बात है। तो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी लग रही है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके पास हीट एनर्जी में। और जब टेम्परेचर आपके पास 10⁻⁷ पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, यह टेम्परेचर पहुंचने के बाद आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन का इवेंट स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं और उनसे एक हीलियम का एटम बनता है, और इस इवेंट में बहुत ज्यादा एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। इतनी एनर्जी आप समझ लीजिए कि अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स अर्थ पर फ्यूज हुए और उनके फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो आधी अर्थ को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी है। सिर्फ 2 हाइड्रोजन, सिर्फ 2। इसी कंसेप्ट से हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया था आगे जाकर। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से यहां पर हाइड्रोजन मिले और हीलियम बनना स्टार्ट हुआ। अब जब हीलियम बनना स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है हीलियम का मास हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो अब इसके कोर में हीलियम एटम्स बनना शुरू हो गए, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा हीट भी निकल रही है। देखिए, आपको ये बेसिक चीज तो पता है कि जब बहुत ज्यादा हीट निकलती है तो कोई भी चीज हीट की वजह से एक्सपेंड करती है, थर्मल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, जब इस गैसेस क्लॉड्स पे थर्मल एक्सपेंशन लगेगा, हीट की वजह से ये बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा। प्रोटोस्टार करेगा ना, जाहिर सी बात है करेगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा हीट है इसमें। लेकिन अंदर कोर में जो हीलियम बन रहा है उसका मास बढ़ रहा है, उसके मास के बढ़ने की वजह से
जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पुल वो अंदर की तरफ देगा। यानी दो फोर्सेस हैं यहां पर काम कर रही। एक है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन का जो आउटवर्ड एक्सपेंशन दे रहा है स्टार को, और दूसरी है ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन जो स्टार को कंट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द कोर। तो ये दोनों फोर्सेस पार्ट प्ले करती हैं, और जब दोनों फोर्सेस दोनों के बराबर हो जाती हैं, यानी जो आउटवर्ड थर्मल एक्सपेंशन है वो इनवर्ड ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन के बराबर हो जाती है, तो स्टार जो है उस बन जाता है, उसको स्टेबल स्टेज ऑफ द स्टार कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज स्टेबल स्टेज ऑफ अ स्टार। जिस स्टेज में इस वक्त हमारा सन है, हमारे सन में उतनी ही थर्मल एक्सपेंशन भी हो रही है और उतनी ही ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन भी हो रही है, जिसकी वजह से उसने एक डेफिनेट शेप एज्यूम की रखी है। और इसकी एज लगभग 10 बिलियन ईयर्स है, जिसमें से ऑलरेडी हमारा सन 5 बिलियन ईयर्स तक काट चुका है। अब 5 बिलियन साल और जिएगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये कैसे डेथ होगी वही हम समझ रहे हैं, लाइफ साइकिल यही है। इसी की एग्जांपल लेंगे, हमारे सन की एग्जांपल लेंगे कि अब होने क्या वाला है। जो जो इसके साथ हो रहा है, जो जो इसके साथ होगा वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। जाहिर सी बात है वो इसके कंपैरेबल जिन स्टार्स का मास था उनके साथ हो चुका है या आगे होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इससे ज्यादा जिनका मास होगा उनका क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास ये जो सन है, इस सन के बराबर दूसरा कोई प्लेनेट है, उसका मास इसके कंपैरेबल है, उसको बोलते हैं सोलर मास का प्लेनेट। ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है जो हमारा सन है। अब होगा क्या कि आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स जब इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन फ्यूल है और फ्यूल तो किसी दिन खत्म होना है। जाहिर सी बात है, अभी अगर 73 to 74% हाइड्रोजन सन में, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे तो वो डिप्लीट हो जाना है। तो ऐसे टाइम आएगा जब हमारे पास इनर कोर से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन के खत्म होने की, अब क्यों? क्योंकि सारा हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, और बीच में जो सेंट्रल कोर है, जब उसमें हीलियम बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगी, और जो बाहर का आउटर शेल है उसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन अभी भी रह गया है। जो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आउटर शेल ऑफ द सन में बचा है वो फिर फ्यूज कर रहा है, उसके फ्यूजन की वजह से आपके पास हीलियम बन रहा है और गैस बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इस एनर्जी रिलीज की वजह से जब ये एक्सपेंड करेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा आउटवर्ड थर्मल एक्सपेंशन, इसको काउंटर करने के लिए कोई ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर तो आपके पास फ्यूल खत्म हो गया है, तो इसको काउंटर करने के लिए कोई ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन नहीं दे रहा है अंदर से, इसलिए ये स्टार जो है एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। जब ये एक्सपेंड करेगा, इसका आउटर शेल एक्सपेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि बाहर हाइड्रोजन तो कम है, बहुत कम है, वही इसको एक्सपेंड करा रहा है। जब कम होगा, जाहिर सी बात है कम हाइड्रोजन के फ्यूज करने से कम एनर्जी रिलीज होगी, तो कम एनर्जी जो होगी वो रेड स्पेक्ट्रम में चली जाती है, रेड लाइट के रीजन में चली जाती है, क्योंकि वो लंबी वेवलेंथ और कम एनर्जी को अकाउंट करती है। तो जो इस स्टेज का स्टार हमें दिखता है वो उसको हम बोलते हैं रेड जाइंट क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, और जाइंट क्योंकि इसका साइज अब्रप्टली बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। रेड जाइंट स्टेज, ये अब जब ये हमारे सन में आएगी रेड जाइंट स्टेज, उस टाइम पे इतना बड़ा हो गया होगा कि इसका जो नियरेस्ट प्लेनेट है, जो मरकरी है, इस मरकरी को एनगल्फ कर लेगा, इस सन इसको खा लेगा, इतना बड़ा हो जाएगा हमारा सन। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आपने याद रखनी है कि समझ लीजिए अब जो ये बाहर से हाइड्रोजन है, किसी दिन तो इसने भी खत्म हो जाना है। तो आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स, आफ्टर 1 बिलियन साल के बाद ये बाहर जो आउटर शेल में हाइड्रोजन था जो इसको एक्सपेंड करा रहा था, ये भी खत्म हो जाता है। इसके खत्म होने की वजह से अब जो फ्री गैसेस है ये यूनिवर्स में एक्सपेंड करना स्टार्ट करती हैं। इसको नेब्यूले बोलते हैं, क्लाउड्स जनरली इनके बनना शुरू होते हैं, फिर वो यूनिवर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये जो क्लाउड स्टेज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, जनरली इतनी बड़ी होती है कि अपने अर्थ को भी एनगल्फ कर लेगी। जब ये हमारे सन की स्टेज होगी या हमारी अर्थ को भी एनगल्फ कर लेगी, इतनी बड़ी स्टेज होती है ये क्लाउड की, ये जो नेब्यूलर स्टेज होती है। उसके बाद ये सारा का सारा उड़ जाएगा। अब जो हमारे पास बचा अंदर हीलियम, जो कोर था सिर्फ वो बची जिसमें हीलियम है। अब ये हीलियम पे इनवर्ड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि हीलियम का मास ज्यादा है तो इनवर्ड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा।
इनवर्ट ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास हीलियम में जो है बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंप्रेशन हो रहा है और कंप्रेशन की वजह से कोलिजन्स बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और हीट बढ़ जाती है। इसके बढ़ने की वजह से हीलियम एटम्स को वो ऑप्टिमम टेंपरेचर मिल जाता है जहां पर ये दोनों हीलियम के एटम आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन कर देते हैं। और जब हीलियम हीलियम एटम आपस में फ्यूज करते हैं तो वो कार्बन बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब सेम प्रिंसिपल वही फॉलो होगा। आपके पास हीलियम हीलियम फ्यूज करते जाएंगे और वो कार्बन को बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन आपके पास कार्बन है तो उसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो इनवर्ट ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, तो वापस स्टेबल स्टेज हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हीलियम का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा, आपके पास जब हीलियम का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा कोर जो है वो अब हीलियम से कार्बन बन चुका है। अब जब वो कार्बन बन चुका है तो क्या अब और रिएक्शन आगे स्टार्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। आगे और न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकती। तो इस स्टेज पे ये लगभग 1 बिलियन साल होगा, 1 बिलियन ईयर इस टाइम लैप्स लेगा इसमें। तो जब ये स्टेज आ गई हमारे पास जहां पर सिर्फ कार्बन रह चुका है अब हमारे पास, और कार्बन जो है अब ये आपस में फ्यूज नहीं कर सकता। सन के स्टेज या सोलर मास के स्टेज में ये फ्यूज नहीं कर, क्यों? क्योंकि कार्बन को फ्यूज अगर करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर चाहिए, जो कि उतना उस टाइम पे सन में या इसके कंपेरेबल मासेस जो सोलर मासेस में नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि ये उस टाइम पे गर्म होता है तो ये चमकता है। ये जो इसमें कार्बन है, कार्बन कोर, ये चमकती है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ क्योंकि ये बहुत छोटा हो चुका है। देखिए पहले हीलियम था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन हीलियम अब कार्बन में बन चुका है, ये बहुत छोटा हो चुका है। इसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। और जैसे जैसे ये स्पेस में अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, अब आपको पता है कि जब ये ठंडा होगा, कूलिंग की वजह से कार्बन काला दिखता है, जैसा कोयला होता है वो कार्बन होता है। तो ये व्हाइट ड्वार्फ आपके पास ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक ड्वार्फ इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेथ ऑफ ए स्टार। यानी हमारा जो सूरज आज इतना चमक रहा है, लास्ट पे काला कोयले जैसा बन के रह जाएगा। और जब हमारे पास ब्लैक ड्वार्फ की स्टेज आएगी, हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सर कि इसमें जो कार्बन है अंदर से, ये कार्बन और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ क्यों नहीं लगा रहा और उस पूरे स्टार को फाड़ क्यों नहीं देता अंदर से, जिसको हम इम्प्लोजन बोलते हैं। आगे बताऊंगा इम्प्लोजन का भी कंसेप्ट। तो यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर का कंसेप्ट। होता क्या है कि इसमें इतनी कंप्रेशन हो चुकी होती है कि जो इसमें एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक स्टेट होती है, वो जिस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होते हैं वो उस ऑर्बिटल में अपने स्पेसिस को चेंज नहीं कर पाते, मतलब वो ऑर्बिटल चेंज नहीं कर पाते हैं एक दूसरे का, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाते हैं, वो अपने शेल में कंस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। और जब और प्रेशर आप दोगे तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन रहता है। तो जो 2 सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जब नजदीक में आना स्टार्ट करते तो रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके रिपल्शन की वजह से अंदर से एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि कंप्रेशन के खिलाफ होता है। इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर बोलते हैं इसको, जो कि एक स्टार को ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाता है, फर्दर ग्रेविटेशनल कोलैप्स से एक स्टार को बचाता है। लेकिन अब कंसेप्ट आता है हमारे पास कि समझ लीजिए सर कि किसी स्टार का मास जो है हमारे पास सोलर मास से बहुत बड़ा है, यानी जो सूरज का मास है इससे बहुत ज्यादा, उसका क्या होगा? तो उसके अंदर क्या होता है वो समझिए। देखिए पहले तो इवेंट सारे सेम होंगे। जब कार्बन स्टेज आ गई, कार्बन जो है, लेकिन जब कार्बन आपस में और नजदीक आएगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और बनती है, इतनी ऑप्टिमम एनर्जी कि यह कार्बन भी फ्यूजन स्टार्ट कर देता है। जब कार्बन कार्बन फ्यूज करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, फिर ऑक्सीजन के एटम्स भी फ्यूज करते हैं और वो पहले नाइट्रोजन बनता है, फिर नाइट्रोजन के एटम्स फ्यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन के एटम्स फ्यूज करके सिलिकॉन बनाते हैं, फिर जब सिलिकॉन के एटम फ्यूज करके फाइनली आयरन की स्टेज आती है। इसको बोलते हैं CNO साइकिल, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। CNO साइकिल कंप्लीट करने के बाद स्टेज आती है आयरन की, Fe। जब आयरन की स्टेज आ जाती है, इस स्टेज पे ये फर्दर फ्यूजन नहीं कर पाता है, क्योंकि अब आयरन को ऑप्टिमम एनर्जी नहीं मिलती है फ्यूजन की। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस स्टेज के बाद क्या होगा? अब यानी जो पूरा कोर है उसमें आयरन ही आयरन भरा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा भरा है। अब इसके 2 इवेंट्स होंगे, याद रखना। सबसे पहले अगर तो ये कोर है, ये जो Fe आयरन कोर है, इस कोर का मास या तो बराबर है या तो बड़ा है 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास से, यानी सूरज के 1.4 गुना के बराबर है, या तो इससे बड़ा है, या तो बराबर या छोटा है किससे? सोलर मास के।
यानी सूरज के मास से लेकर 1.4 टाइम्स के बीच में अगर इसकी रेंज आ रही है, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर एक इंडियन ये एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इस लिमिट को प्रपोज किया था और फाइनली इस लिमिट को एक्सेप्ट भी किया गया था। इसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। चंद्रशेखर लिमिट के अंदर उसका कोर पड़ रहा है, तो जो आपके पास आयरन है, जो भी वो कोर था, वो आपके पास इतना प्रेशर बना देता है, अंदर ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगी ना, इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल, कि उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा बनती है, वो बहुत गर्म चीज बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक्स रेज इमिट करता है ये इस स्टेज को। और होता बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत कंट्रैक्ट हो चुका है, आयरन के बीच में इतनी ज्यादा आपके पास प्रेशर बन चुका है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन हो चुका है कि इसका रेडियस सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर तक बन जाता है। याद रखिए, सिर्फ 30 किलोमीटर तक। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन स्टार। याद रखिएगा, इसके लिए सन का मास सूरज के मास, इसके लिए स्टार का मास सूरज के मास से लेकर 1.4 टाइम्स तक या उसके बीच में होना चाहिए। इसको न्यूट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं एटम के, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, रिएक्शन, उनमें एक न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, क्वार्क एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है। वहां पर ये दो चीज बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनता है और दूसरा आपके पास एक न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता है। ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की डीजनरेसी की वजह से, मतलब ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, इसकी वजह से ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बच तो जाता है, लेकिन बहुत छोटे साइज का रहता है और ये बहुत ज्यादा हॉट होता है और बहुत ज्यादा हाई रेडिएशंस को इमिट करता है, जैसे एक्सरेज को इमिट करता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन, और दूसरी जो इवेंट था आपके पास, उसको मैं बताता हूं आपके, अगर तो आपके पास सोलर मास बना, लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको भूल गया, ये जो न्यूट्रॉन स्टार से बनने का पहला इवेंट था, वो बात याद रखिएगा कि जब आपके पास जो आयरन का जो कोर था ना, वो आयरन का कोर अपने आप पे इतना प्रेशर लगाता है, वो स्टार अपने आप पे इतना प्रेशर क्योंकि आयरन का मास बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी, इतना ज्यादा ये प्रेशर हो जाता है कि फाइनल एक स्टेज आ जाती है कि इसमें एक्सप्लोजन हो जाती है, फट जाता है। अंदर की तरफ प्रेशर लगाने की वजह से फट जाए। गुब्बारे को आप अगर अंदर की तरफ दबाओगे तो आएगी एक स्टेज कि वो भी फट जाएगा। इसके फटने को हम बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब ये एक टाइप का इंप्लोजन है। इंप्लोजन का मतलब अंदर की तरफ प्रेशर की वजह से फटा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा, इसकी वजह से फटा। इसको बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसके फटने की वजह से आपके पास जो है ग्रेविटेशनल वेव बनती है। ये बात आपने याद रखनी है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से आपके पास ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट। क्यों? क्योंकि जब धमाका होगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, और ये इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी होती है कि ये पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को हिला के देती है, और इसी से ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। यही ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने परसेप्ट करके इंफॉर्मेशन गेन की। अब कैसे वो आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से आपके पास ये कोर बना, आयरन का कोर बना। अब जो रेमिनिसेंट बचा था उसका, क्योंकि बाकी सारा तो फट गया, अब जो थोड़ा बहुत कोर बचा है, उस कोर का मास कितना है? अगर तो उस कोर का मास आपके सन के मास के बराबर या उससे बड़ा 1.4 टाइम्स के बराबर है, तो इसको चंद्रशेखर लिमिट के अंडर वो आगे इवेंट्स में न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। लेकिन अगर उसका मास आपके सन के 5 गुना मास से भी ज्यादा है, सिर्फ कोर का मास, याद रखिए कोर का मास अगर 5 गुना ज्यादा है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद का इवेंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो इसमें इवेंट कुछ अलग होंगे। अब होता क्या है कि उसमें आपके पास अगर इतना ज्यादा मास है, 5 टाइम्स ऑफ द सन, लगभग 8 गुना का मास होता है, तो उसमें इतनी ज्यादा इनवर्ड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन लगती है, इतनी ज्यादा अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, बहुत होती है, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस फोर्स होती है ग्रेविटेशन की, और उससे आपके पास एक ब्लैक होल बन जाता है स्पेस में। अगर तो आपके पास उस कोर का जो मास है वो सन के 5 टाइम्स ज्यादा है, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल क्या है? क्या स्पेस में कोई छेद है? क्या होल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्लैक होल जो है वो एक स्टार का ही रेमिनिसेंट है। जिस तरह हम हैं यही वगैरह प्लेनेट है, बस वैसा ही एक टुकड़ा वो भी है,
लेकिन वो काला हमें इसलिए दिखता है, ब्लैक हमें इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो जनरली उस फोटॉन जो उसमें गुजरता है, जो लाइट वहां से वहां जाती है, उसको भी वापस नहीं आने देता, नहीं उस लाइट को भी वो अपने अंदर डाल देता, उस लाइट को भी एस्केप करने नहीं देता। जब वहां से कोई लाइट ही नहीं आती और जहां से कोई लाइट नहीं आती वो हमें ब्लैक दिखता है, इसलिए हम उसको ब्लैक होल बोलते हैं, उसकी इमेंस ग्रेविटी की वजह से। वाई? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स, ये क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोलर मास के कंपैरेबल में बहुत ज्यादा मास था, उसकी वजह से ब्लैक होल्स का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, आपने एक एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट सुना होगा जिसका फार्मूला होता है √2gm/r, ये फार्मूला होता है। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ होती है 9.8 समथिंग, कुछ ऐसी हो। एस्केप वेलोसिटी का मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी के साथ फेंकना होगा कि वो किसी प्लेनेट या किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, ठीक है, बाहर चली जाए। सिमिलरली ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी अगर निकाली जाए, देखिए फॉर्मूला था √2gm/r, न्यूमरेटर में m है, डिनोमिनेटर में r है। m मास अगर बहुत 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 ज्यादा हो तो एस्केप वेलोसिटी, डायरेक्ट रिलेशन तो एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मास तो इसका बहुत ज्यादा, 5 टाइम्स ऑफ द सोलर मास, ये तो बहुत ज्यादा है। और रेडियस डिनोमिनेटर में, रेडियस जो है इसका बहुत छोटा होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करके इतना रिड्यूस कर चुका है तो इसका साइज बहुत छोटा है, तो रेडियस छोटा है। लेकिन अब इनवर्स रिलेशन है, अपान में है रेडियस, यानी जितना कम रेडियस उतना ही एस्केप वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीजें, मास और रेडियस, ये दोनों अकाउंट करती हैं एस्केप वेलोसिटी के बहुत ज्यादा के लिए, जिसकी वजह से जब हम ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं तो एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा निकलती है। अब ये तो लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड से तो ज्यादा किसी की स्पीड है ही नहीं यूनिवर्स में, ऐसा तो रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है। यानी अगर ब्लैक होल से किसी चीज को इमिट होना है, किसी चीज को बाहर आना है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना है, तो उसको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लाइट भी अगर उसमें चली जाती है, वो लाइट का फोटॉन भी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है और स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए अगर ब्लैक होल से बाहर आना है। इसकी वजह से एक ब्लैक होल बन, ब्लैक होल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, इसके टाइप्स भी होते हैं, स्मॉल ब्लैक होल, मीडियम, इंटरमीडिएट, लार्ज ब्लैक होल्स होते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर जब आप देखोगे तो इसमें एक रिम होती है ब्लैक होल की, जिसको इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। इवेंट हॉराइजन का मतलब होता है कि इस फील्ड से आगे जब आप ब्लैक होल में जाओगे तो आप इसकी फील्ड से बाहर नहीं आ सकते। इसके बाहर जब आप हो तो आप पे इन्फ्लुएंस तो है ग्रेविटेशन का, लेकिन उतना नहीं, लेकिन कि आप उसके अंदर नहीं जा रहे हो अभी, मतलब अभी तक उतना प्रेशर नहीं पड़ा। जब आप इवेंट हॉराइजन को क्रॉस कर दोगे तो आप ब्लैक होल में चले जाओगे। इवेंट हॉराइजन के बाहर से एक मैटर की डिस्क होती है। देखिए आपके पास, जब आपने देखा होगा जैसे सैटर्न के इर्द गिर्द से वो लाइंस है मैटर की, या वो सेलेस्टियल बॉडीज की, या सूरज के इर्द गिर्द हमारे पास स्टार्स, ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सिमिलरली जो ब्लैक होल है वो स्पेस से मैटर को, जितना भी वहां पे मैटर होता है, वो मैटर उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसने स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर बना लिया, बहुत बड़ा कर्वेचर होता है ब्लैक होल का, जिसकी वजह से उसकी चीजें रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जब वो इतनी ज्यादा स्पीड से, क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत इमेंस है, तो बहुत ज्यादा तेजी से वो रिवॉल्व करती हैं, इतनी तेजी से कि उनमें आग जैसी लग जाती है, वो रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसको एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। जनरली वो मैटर होता है वहां से ब्लैक होल के इर्द गिर्द, एक्रीशन डिस्क, वहां पे ही अंदर, सबसे अंदर एक्रीशन, ये क्या बोलते हैं, ये, और इवेंट हॉराइजन के अंदर से जो आपके पास ये होता है, एक फोटॉन की लेयर होती है। जब एक लाइट होती है, लाइट जो स्ट्रेट जाती है, लेकिन उस एक्रीशन डिस्क के साथ साथ वो भी घूमना स्टार्ट कर देती है। यस, हत्ता कि हमने पढ़ा है कि लाइट का फोटॉन हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे आके वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं फोटॉन, इसको बोलते हैं फोटॉन डिस्क, फोटॉन रिम, या फोटॉन डिस्क, फोटॉन ब्रीमिंग, सॉरी फोटॉन ब्रीमिंग इसको बोलते हैं। ये तो मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज होती है ब्लैक होल में, उसको बोलते हैं हम डॉपलर ब्रीमिंग। उस चीज को छोड़ो फिलहाल के लिए। कंसेप्ट ये था आपके पास ग्रेविटेशनल वेव्स को समझाने का। इसके लिए मुझे इतनी सारी लंबी कहानी समझानी पड़ी। ग्रेविटेशनल वेव 3 चीजों से बनती है, अब आपको समझ आएगी। फर्स्ट चीज, आपके पास जो न्यूट्रॉन स्टार है उसके ऑर्बिटल से, उसके ऑर्बिट करने की
स्पीड से एक ग्रेविटेशनल वेव बनती है। क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये जब ऑर्बिट करेगा किसी के इर्द गिर्द तो स्पेस टाइम कर्वेचर को बहुत ज़्यादा उछलाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव बनती है। तो न्यूट्रॉन स्टार, ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार की वजह से, दूसरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उससे भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड द थर्ड वन इज, हमने पढ़ा था, थर्ड वन इज मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल्स। जब दो ब्लैक होल्स आपस में नजदीक में आते हैं, दूसरे से मर्ज कर जाते हैं, उनके मर्जिंग की वजह से भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। अब उस बिग बैंग के टाइम से लेकर आज तक जितने भी ये सारे इवेंट्स हुए, चाहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, चाहे मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल हुआ, चाहे ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार हुआ, इन सब से जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनी, उन ग्रेविटेशनल वेव्स को हमारे स्पेस में जो टेलीस्कोप से उन्होंने परस्यू किया, और जनरली उनके परसेप्शन के बाद उन ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी की गई, उनमें कितनी एनर्जी है, कितनी फील्ड्स है, कितनी। अब जब आप पढ़ोगे कि मैटर क्रिएशन कैसे होती है, आप सुनोगे हिग्स बोसॉन फील्ड, हिग्स बोसॉन फील्ड के टकराव की वजह से मैटर क्रिएशन होती है। जनरली बहुत डिटेल्ड स्टडीज होती हैं किसी वेव के रिलेटेड। जब उनको स्टडी किया गया तो हमारे पास उसने सेम इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जैसे बिग बैंग के हमने इवेंट्स को स्टडी किया। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। इसके साथ एक कंसेप्ट आता है क्रिएटर का कंसेप्ट। अगर देखेंगे हम फिलोसफिकली, बिग बैंग बहुत प्रोविजनल कंसेप्ट है हमारे पास, अच्छा कंसेप्ट है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ को ही मैं अगर देखूं, क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्हीं पे फोकस किया है, जब हम लिमिटेशंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी पे समझते हैं ना, तो दो लिमिटेशंस हैं इसकी, ये बात भी याद रखिएगा। एक है कि ये दोनों लिमिटेशंस ऐसी हैं कि ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो ही नहीं करती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, can't be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another and also for the thing matter। मैटर के लिए भी ये चीज ठीक है कि मैटर को भी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे है कि बिग बैंग स्टार्ट हुआ एक छोटे से पॉइंट पे। अब इस छोटे से पॉइंट को तो हमने 3 चीजों से डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उससे पहले ये एनर्जी कहाँ से आई, कैसे इवेंट हुआ, ये हम कुछ नहीं बता रहे। तो आज ये पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी और मैटर फैला हुआ है, कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया। तो हम बोल रहे हैं कि आपने तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर दिया जब आप बोल रहे हो इतना ज्यादा मैटर है यहाँ पर, ये क्रिएट कैसे हुआ। फर्स्ट लॉ तो बोलता है क्रिएट किया ही नहीं जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और दूसरी चीज है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जब कभी भी ऐसा कोई धमाका हो, समझ लीजिए बिग बैंग जो बहुत बड़ा धमाका था, धमाके की वजह से तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी बोलते हैं डिसऑर्डर को, रेंडमनेस को। आपके रूम में अगर चीजें बिखरी हुई है मतलब उसका डिसऑर्डर ज्यादा है। किसी गैस को आपने गर्म किया, उसके पार्टिकल्स और ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे मतलब उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो बोलता है कि बैंग होने के बाद, धमाका होने के बाद तो एंट्रोपी बढ़ जाती है किसी चीज की, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। लेकिन जब उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में आपके पास एंट्रोपी, ये बैंग हुआ, तो एंट्रोपी बढ़ने के बजाय आज इतना ऑर्डर्ड यूनिवर्स क्यों है, ये गैलेक्सीज इतने ऑर्डरली कैसे चल रही हैं, ये सोलर सिस्टम, इसके बीच में सन है, इसके गिरद सोलर, ये आपके पास ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इतनी हार्मनी के साथ ये कैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आपके पास कैसे ब्लैक होल्स जैसी एंटिटीज आपस में नहीं टकरा, गैलेक्सीज आपस में नहीं टकरा, स्टार्स आपस में नहीं टकरा रहे हैं, हत्ता कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इतनी हार्मनी कैसे है। मतलब ये तो एंट्रोपी है ही नहीं। एंट्रोपी तो होता अगर ये इधर इधर बिखरी हुई चीजें होती, जब डिसऑर्डर होता। लेकिन ये कैसे है, रीजन क्या है इसका? देखिए यहाँ पे रीजन आता है क्रिएटर का। जब हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा इन्फिनाइट रिग्रेशन के कंसेप्ट को, हमने कॉन्टिजेंसी के चीज़ों को सुना होगा, नीड फॉर नेसेसरी बीइंग को सुना होगा। उन सब चीज़ों के साथ साथ हमने एक चीज़ सुनी होगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास रेड बॉल भी है, ग्रीन बॉल भी है और वाइट बॉल भी है। 3 तरह की बॉल है, और सबसे नीचे रेड बॉल है, उसके ऊपर व्हाइट बॉल है, उसके ऊपर ग्रीन बॉल है। तो अभी तो ऑर्डर है, लेकिन जब आपने उसको शफल कर दिया, ब्लैक को घुमा दिया, तो अब आपके पास हमारे पास ऐसी कंडीशन बन चुकी है, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, डिसऑर्डर बढ़ गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आप अगर कोई भी हाथ डालो, प्रोबेबिलिटी है वहां से रेड निकले, प्रोबेबिलिटी है ग्रीन निकले। मतलब आप श्योरिटी ही नहीं दे सकते कि कौन सा बॉल निकलेगा, क्योंकि अब उसमें डिसऑर्डर बढ़ चुका है। पहले तो वो लेयर वाइज थे, अब सिमिलरली अगर मुझे उनको वापस उसी ऑर्डर्ड स्टेट में लाना पड़ेगा, उसी सेम स्टेट में, क्या वो रखे खुद ब खुद उस ऑर्डर वाली स्टेट में आ सकते हैं?
नहीं आ सकते। उसको ऑर्डर की स्टेट में लाने के लिए जब तक कि मैं उस बैग में अपना हाथ ना डालूं, मैं उस हाथ डालूं, उन बॉल्स को ऑर्डर्ड शेप में रखूं, मतलब सबसे नीचे वाइट बॉल्स, फिर ब्लैक, फिर वो, तो ऑर्डर जब तक मैं अपने हाथ से ना दूं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरवीन ना करे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है कि वो बॉल खुद ब खुद वहां पे असेंबल हो जाए। सिमिलरली अगर यूनिवर्स बैंग हुआ, जाहिर सी बात है इतनी हार्मनी नहीं हो सकती जब तक कि कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो, जब तक कि किसी बाहर की चीज ने इंटरवीन ना किया, जब तक कि कोई बाहर की फोर्स आकर वापस से चीजों को ऑर्डर में ना रखा हो। और वो बाहर की फोर्स, उसी को फिलॉसफी में नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, जिसको हम गॉड बोलते हैं रिलीजियसली। तो ये कई रिलीजन के कंसेप्ट आप समझ सकते हो। तो जब तक कि गॉड का इंटरवेंशन ना हो यहाँ पर, तब तक तो ऑर्डर नहीं आ सकता। जितना हमारे पास ये सोलर सिस्टम्स का ऑर्डर बना है, यूनिवर्स का ऑर्डर बना है, मिल्की वेज का ऑर्डर बना है, ये सब तो तब तक नहीं आ सकता। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, दिस वाज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी। बात आगे बढ़ाते हुए नेब्यूलर हाइपोथेसिस, बहुत घटिया सी हाइपोथेसिस है, उसके बारे में भी देखेंगे। नेब्यूलर हाइपोथेसिस है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।